हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव और बच्चों मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट की शॉर्ट नोट सीरीज। इस शॉर्ट नोट सीरीज में ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर 3 लेक्चर आपने पढ़ लिए तो आपको एहसास हो गया होगा, कम समय में सीमित समय में अगर अधिक जानकारी आपको लेनी है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब देखिए, आज हम पढ़ने के वाले हैं गर्मपंथी चरण। मैंने बताया था आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में हमने विभाजित किया हुआ है पढ़ने की दृष्टि से, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में आपने क्या पढ़ा, 1885 से लेकर 1905 तक का ये जो दौर रहा, ये नरमपंथी नेताओं का दौर रहा, इसलिए इस चरण को नरमपंथी चरण बोल दिया जाता है। ठीक है, मॉडरेट फेज बोल दिया जाता है। और उसके बाद जब नरमपंथी नेताओं से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो जो गरम नेता थे, गरम दल के नेता थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई 1905 के बाद। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसी कारण से तो और उभर कर सामने आए गरम दल के नेता। अब लोगों में पूरा विश्वास हो गया कि भैया नरम दल के नेताओं से कुछ नहीं हो पाएगा, अब हमें गरम दल नेताओं की जो पॉलिसी है, जो इनकी विचारधारा है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके बाद 1905 से लेकर एक्सट्रीमिस्ट फेज, मतलब कह सकते हैं गरमपंथी चरण, ये लगभग 1919 तक चलेगा, जब तक गांधी जी पॉपुलर नहीं हो जाते। अब गांधी जी आएंगे 1915 में, इंडिया में आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, आपको पता ही है। और उसके बाद 3 लगातार उनके जो आंदोलन है, कह सकते हैं सत्याग्रह, वो सफल हो गए थे। चंपारण सत्याग्रह और आपका गुजरात में 2 है, एक खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील मामला। ये सफलता हासिल कर ली तो गांधी जी पॉपुलर हो गए। उसके बाद पूरा जो नेशनल मूवमेंट है वो गांधी जी लीड कर रहे थे। तो इस कारण से 1919 के बाद का जो टाइम पीरियड है, इसे गांधीवादी फेज कहा जाता है। ठीक है, गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो ये मुख्य तौर पर 3 है। लेकिन दिमाग में आपके आ रहा होगा, क्रांतिकारी जो हमारे लोग थे अपनी जान को हथेली पे लेकर घूम रहे थे, देश के लिए मरने को क्या मारने को भी तैयार हो जा रहे थे, जो बंदूकों से बात करते थे, बम से बात करते थे, ऐसे जो शूरवीर थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की आजादी में। उनका जो कार्यक्रम था वो पैरेलल में चल रहा था। जब आपके ये उग्रवादी चरण चल रहे हैं ना, मतलब गर्मपंथी चरण चल रहे हैं, इसी के पैरेलल में क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही हैं। तो वो क्रांतिकारी घटना का या क्रांतिकारी चरण का पहला फेज है। उसके बाद गांधी जी के आने से क्रांतिकारी आंदोलन रुक गए थे। जो क्रांतिकारी थे उनको एक उम्मीद दिखाई दी गांधी जी में। लेकिन गांधी जी ने जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन, तो उसके बाद जो बच्चे गांधी जी के पीछे हुए थे वो दोबारा से क्रांतिकारी मार्ग पर चले गए। तो वो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण है क्रांतिकारी आंदोलन का। तो इनके पैरेलल में है, इसे भी अलग से हम पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन को एक अलग से मैं पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल हमें 1905 से 1919 के बीच में जो टाइम पीरियड है, जिसे गर्मपंथी चरण कहा जाता है, इसी को टारगेट करना है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि उद्भव का कारण क्या है। ऐसा क्या हुआ कि गर्मपंथी नेता ज्यादा फेमस हो गए, ज्यादा पॉपुलर हो गए नरमपंथियों की अपेक्षा। तो सबसे पहला जो बड़ा कारण माना जाता है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। इधर लव लेटर भेजा करते थे, बताया था आपको, नरमपंथी के नेता जो भी डिमांड अपनी करनी है लेटर के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से कर रहे थे। लेकिन उसके बदले में क्या मिला, बंगाल का विभाजन। तो इसी कारण से नरमपंथी की जो विचारधारा है वो फेल हो गई। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने आंदोलन चलाया था जिसे स्वदेशी या बहिष्कार या बंग भंग आंदोलन कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। उदारवादियों को जो कार्य करने का तरीका था वो असफल हो गया था। ये भी कारण था कि गर्मपंथी नेताओं की पॉपुलैरिटी का। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आया था। इसमें
जो भी डिमांड कांग्रेस के द्वारा की गई थी ना, उसका लगभग 1-2% चीजें ही मानी गई, बाकी नहीं मानी गई। तो इससे भी नाराजगी थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इससे भी नाराजगी थी, ये भी एक कारण बनता है। और इसके अलावा बच्चों 1896 से 1905 के बीच में भारत में अकाल की स्थिति थी। 1896 से लगभग 10 साल तक भारत में अकाल की स्थिति थी। इस अकाल की स्थिति के होने के बावजूद अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया। अरे भाई, देश में कभी कोई विपदा आती है तो सरकार क्या करती है? लोगों का सपोर्ट करती है। ये थोड़ी ना कि लोगों को ही चूसना शुरू करती है, उनका शोषण करना शुरू कर देती है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा किया। अगर ऐसा किया तो हमारे लोगों में दिमाग में बैठ गया, भैया इनसे प्यार से डील नहीं किया जा सकता, इनसे डील करना है तो गर्मपंथी जो नेता कर रहे हैं वही सही है। इसके अलावा 1896 में पूना में एक ऐसी घटना हुई, ये भी एक कारण माना जाता है। 1896 में पुणे में प्लेग फैला हुआ था। अब इस प्लेग की जांच करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक ग्रुप बनाया जिसमें रैंडे और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट थे। इनको काम दिया गया कि आप जांच कीजिए, इस प्लेग की बीमारी के बारे में जांच कीजिए और लोगों के घरों घरों जाकर आप डाटा कलेक्ट करके लाइए। लेकिन जब ये ग्राउंड पे गए, आयरेस्ट और रैंडे, ये हमारे भारत की महिलाओं के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उनके घरों में घुसकर उनके साथ गलत व्यवहार किया। जब ये बात हमारे लोगों तक पहुंची तो उसमें कई जो क्रांतिकारी वीर थे उनके खून खोल उठे। इसी में हमारे चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधुओं ने क्या किया, दो भाइयों ने, हालांकि 3 भाई थे लेकिन हिस्सा लेने वाले इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, जो जिन्होंने रैंडे और आयरेस्ट की हत्या कर दी, तो इनको तो मृत्युदंड हुआ ही हुआ, लेकिन तिलक जी को भी इसके लिए 18 महीने की सजा हो गई। बाल गंगाधर तिलक को क्यों सजा हो गई, ये सारे कारण आगे आपके आएंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। बाल गंगाधर तिलक को इसलिए सजा हो गई बच्चों, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इसको अपने न्यूज में भी छापा था, और इसके अलावा जो गणेश उत्सव और जो शिवाजी उत्सव वो मनाते थे हर साल, उसमें एक ऐसा भाषण दिया था कि चापेकर बंधु मोटिवेट हो गए और उन्होंने रैंडे और आयरेस्ट की हत्या कर दी। इसी कारण से तिलक जी को भी 18 महीने की सजा हो गई। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारे लोगों को प्रेरणा मिली कि भैया अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है, वहां पे एक छोटा सा देश इथोपिया, इसने इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री यूरोप की, इटली को हरा दिया। इसके अलावा जापान, छोटी सी कंट्री, इसने रूस को हरा दिया। ये 2 बड़े बड़े जो कांड है, हमारे भारतीयों को पता लगे कि भैया अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये मोटिवेशन मिला इनको, तो ये भी एक कारण में गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अफ्रीका में इथोपिया है, कमजोर कंट्री, और इधर इटली इतनी पावरफुल थी उस समय, उसको हरा दिया। जापान ने देखिए रूस को हरा दिया। इसके अलावा बच्चों जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारे जो लोग थे, हमारे भारतीय, वो शिक्षित हो रहे थे, पढ़े लिखे हो रहे थे, लेकिन उनके पास नौकरी के नाम पर कुछ नहीं था। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इस कारण से भी लोगों का जो सब्र है वो टूटा और गर्म विचारधारा के लोगों को उन्होंने फॉलो किया। और सबसे बड़े कारणों में तो ये भाई साहब यही हैं, वायसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ही है जिसने बंगाल का विभाजन करवा दिया था। बंगाल का विभाजन इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। ये भारत का वायसराय 1899 बनकर आया था, 1905 तक था। ये महत्वपूर्ण है। इसने क्या क्या ऐसे काम किए जिससे नरमपंथी नेताओं की जो विचारधारा है वो असफल हो गई और गर्मपंथी विचारधारा मजबूत हो गई। सबसे पहले इसके कथन देखिए, इतने बड़े बड़े इसने व्यंग कहे हैं कि लोगों का खून खोल जाता है। जैसे इसने एक पत्र लिखा हुआ था, पत्र लिखकर इंग्लैंड में भेजा था। उस समय जो भारत सचिव थे उनको एक पत्र के द्वारा ये लिखा था कि भैया देखिए कांग्रेस ना मर रही है और मैं यहाँ रहकर उसके शांतिपूर्ण पतन में या उसके मरने में सहयोग करूंगा, ऐसा कहा है। इसके अलावा कांग्रेस को इसने देशद्रोही पार्टी भी कहा है और गंदी पार्टी कहा, जबकि उस समय गर्मपंथी की विचारधारा पावरफुल थी।
वो प्यार से बात करते थे, प्यार से अपनी डिमांड करते थे, तब भी उनको क्या कथन मिल रहे हैं, देख रहे हैं। तो सब्र का बांध इसी कारण से टूटा है बच्चों। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड पर क्या हुआ, इसके टाइम पीरियड पे एक कानून आया 1904 में। कौन सा कानून, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसमें क्या हुआ, जो विश्वविद्यालय थे ना, विश्वविद्यालयों पर अंग्रेजों की या ब्रिटिश हुकूमत की जो पकड़ है वो मजबूत हो गई, और यहीं से हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों का जन्म हो रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों की पकड़ इस पे ज्यादा हो गई तो यहाँ हमारी राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसका दमन होना शुरू हो गया। ये भी एक कारण माना जाता है। कलकत्ता महानगर जो पालिका है, इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते थे, जो हमारे स्पेशल इंडियन होते थे, उनकी संख्या कम कर दी गई। अब सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, तो वो अंग्रेजों के ही चाटुकार होते थे। इसके अलावा 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया और बाद में चुंबी घाटी पर कब्जा कर लिया। और इसके कारण हमारे भारतीय लोग खुश नहीं थे कि किसी दूसरे देश में जाकर ऐसे कब्जा कर लेना। ये यंग हस्बैंड नाम है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, ये तो सबसे बड़ा कारण है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन होना ये कारण नहीं है, बंगाल का विभाजन करना, और वो भी सांप्रदायिक आधार पर। अभी आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया गया हिंदू मुस्लिम में दरार डालने के लिए। ये सबसे बड़ा विरोध का कारण था। तो ये आपको कारण समझ में आ गया। अब बारी आती है कि गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे। 3 नेता तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष भी हैं और रास बिहारी ये बोस हैं। एक रास बिहारी घोष हैं, वो नरमपंथी के नेता थे, जो आपके 1907 में सूरत में अधिवेशन होगा उसके अध्यक्ष बनेंगे। ये रास बिहारी बोस हैं। इनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तब भी इनका जिक्र आएगा। अब लाला लाजपत राय के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जितने भी गर्मपंथी नेता थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए लाला लाजपत राय हैं। 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था। पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। ऑन द स्पॉट वीडियो देखते ही सारी चीजें आप याद कर लीजिए। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो भैया लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 2 इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, यंग इंडिया पुस्तक है और अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया 2 किताबें जो सबसे महत्वपूर्ण है लाला लाजपत राय की, यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, याद हो जाएंगी। ठीक है। इनकी मृत्यु आप सभी जानते हैं कैसे हुई थी, लाठीचार्ज के कारण। कब हुई थी, 17 नवंबर 1928 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लाहौर में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया, जुलूस निकाला गया। वहीं पर जब लाठी चार्ज कर दिया गया तो इनके सिर पे लाठी मारी गई और गंभीर चोट आने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। ये क्रांतिकारी आंदोलन, जब भगत सिंह का जिक्र आएगा ना तो इनके बारे में भी बताऊंगा। तो मरने से पहले जिस दिन इनको लाठी लगी थी उसके शाम को इन्होंने एक कथन कहा था जो बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने कहा था, जो सच साबित हुआ, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत आप समझ रहे हैं जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये इनका कथन था। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक, बहुत महत्वपूर्ण। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में। लोकमान्य तिलक भी इनको कहा गया, लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता है। इनके द्वारा 2 अखबार चलाए गए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण अखबार था भैया केसरी, ये केसरी था मराठी भाषा में। एक मराठा दर्पण अखबार था, ये अंग्रेजी भाषा में था। नाम इसका अखबार का मराठा दर्पण है लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और केसरी मराठी लैंग्वेज में है। केसरी अखबार में ऐसी ऐसी चीजें छाप दिया करते थे, इतना मोटिवेट हो जाते थे क्रांतिकारी लोग कि हत्या कर देते थे। ठीक है। इसी कारण से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा।
एक बार जेल गए थे ये, तो वहां पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य। अंडमान निकोबार में इनको भेजा गया था, तो उस जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। और आर्यों का मूल निवास, ये भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। इनका मानना है कि आर्य जो थे वो ध्रुवों से आए थे, उत्तरी ध्रुवों से। और ये हर साल 2 उत्सव मनाते थे जिसमें लोग इकट्ठा होते थे और लोगों को ये मोटिवेट करते थे। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैसेज भेज दिया जाए, नहीं, हर साल ये जानबूझकर उत्सव कंडक्ट करवाते थे ताकि लोग इकट्ठा हों यहाँ पर, और उसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो भी भाषण देना हो, जो भी लोगों को मोटिवेट करना हो, वहाँ किया जाए। जेल मुख्य तौर पर इनको 1897 में जब चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड दिया गया था, पकड़े गए थे, तो 18 माह के लिए इनको सजा हो गई थी। उसके बाद 1908 में आप पढ़ेंगे आगे, इनको 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। मांडले जेल, बर्मा की मांडले जेल में इनको डाल दिया गया, ठीक है, बर्मा की मांडले जेल, म्यांमार में इनको डाल दिया गया था, याद रखिएगा। अब मृत्यु इनकी 1 अगस्त 1920 को हो जाती है महाराष्ट्र में। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकी अर्थी को कांधा किसने किसने दिया था, तो मुख्य तौर पर गांधी जी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली, इनका नाम आप याद रखेंगे। अब जैसे नरम पंथियों की विचारधारा, उनकी कार्यप्रणाली आपने पढ़ी, ऐसे गर्म पंथियों की विचारधारा क्या थी, उनके काम करने का तरीका क्या था, वो आपको समझना पड़ेगा। ये सरकार की न्याय प्रेरिता पर इनको कोई विश्वास नहीं था। इनको ये पता था कि भैया सरकार हमारे लिए सही नहीं सोचती है, हमारा कभी भी भला नहीं सोच पाएगी। जबकि नरम दल के नेताओं का मानना इससे विपरीत था। उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि भैया उदारवादी जो नेता है ये भिखमंगी राजनीति कर रहे हैं, लव लेटर भेजने से कुछ नहीं होगा। इनका काम करने का तरीका ये था कि पहले ये प्यार से डिमांड करते थे। पहली बार तो ये प्यार से डिमांड करते थे, अगर इनकी डिमांड नहीं मानी जाती थी तो उसके खिलाफ ये जुलूस निकालते थे, हड़ताल करते थे, बहिष्कार करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। तो ये इनके काम करने का तरीका था, ये इनके काम करने का तरीका था। इसके अलावा क्रमिक सुधार में इनको कोई विश्वास नहीं था। क्रमिक सुधार में इनको कोई विश्वास नहीं था। मतलब क्रमिक सुधार का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने डिमांड की, 20 डिमांड की है, तो 1-2 डिमांड मान ली जाए, बाकी नहीं मानी जाए, इनका उस पर कोई विश्वास नहीं था। इनका यह था कि 20 डिमांड मानी है तो तुरंत कम से कम 19 तो मान ही लीजिए आप। जबकि उदारवादियों में क्या हो रहा था, वो 20 डिमांड करते थे तो उनकी 1-2 डिमांड मानी जाती थी, और क्रमिक रूप से आगे जब डिमांड करते थे फिर ऐसी मानी जाती थी धीरे धीरे। लेकिन इनका मानना ये नहीं था कि जो भी डिमांड कर रहे हैं वो तुरंत ऑन द स्पॉट पूरी होनी चाहिए। इनका यह कहना था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है ना, उसकी स्थापना की जाए। भैया ये विदेशी शिक्षा यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, विदेशी जो एजुकेशन सिस्टम है वो लाया गया है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको यहाँ स्थापित किया जाए। और स्वराज की ये मांग करते थे। शुरुआत में स्वराज मतलब डोमिनियन स्टेटस का मांग करते थे। ये कहते थे कि भारत का जो क्षेत्र है ये हमें ही दे दीजिए, हम संभालेंगे, भले ही हमारे ऊपर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट में बैठी सरकार है वो रूल करे, वो हमको कानून बना के दे, उसी के अकॉर्डिंग हम सिस्टम चलाएंगे। ये ऐसा कहते थे शुरुआत में। लेकिन 1929 के बाद जब लाहौर अधिवेशन होगा तो कांग्रेस का पूरा सोच है वो बदल जाएगी, तो वो पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूरी स्वतंत्रता की मांग करेंगे। लाहौर अधिवेशन जब आपको मैंने पढ़ाया भी हुआ है इससे पहले वाले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उग्रवादी चरण जब चला 1905 से 1919 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वही आगे चलकर चैप्टर के रूप में आपको आएंगी, आप पढ़ेंगे। उग्रवादी चरण जब चला इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, तो सबसे पहले 1905 का बंगाल विभाजन हो गया, तो एक चैप्टर के रूप में आपको आएगा, एक चैप्टर में ये कंप्लीट होगा। फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, क्योंकि बंगाल का जब विभाजन हुआ था ना, ये मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात थी, मुसलमान इससे खुश थे, और हम आंदोलन चला रहे थे, कांग्रेस आंदोलन चला रही थी, तो इसलिए मुसलमानों के दिमाग में आ गया भैया ये कांग्रेस ने हिंदुओं की पार्टी है, ये नहीं हमारा भला चाहते हैं,
अगर कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तो हमें भी अपने लिए कोई पार्टी का गठन करना पड़ेगा। तो बाद में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, ये भी एक चैप्टर आएगा, पढ़ना पड़ेगा। 1907 में सूरत में विभाजन हो गया, सूरत अधिवेशन हुआ, नरम दल का गरम दल में विभाजन हो गया, नरम दल गरम दल आपस में टूट गए, तो उस अधिवेशन के बारे में भी पढ़ना है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, ये कानून इंग्लैंड से पास होकर आया था। उस समय लॉर्ड मिंटो वायसराय हैं और ये मार्ले भारत सचिव हैं। और 1911 में शाही दरबार लगाया गया, ब्रिटेन के राजा रानी का यहाँ स्वागत किया गया। 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ होती हैं, वो आपको पढ़नी है। भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली कर दी गई, और इसके अलावा बंगाल का जो विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था वो रद्द कर दिया गया। हालांकि विभाजन हुआ वहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं था, प्रशासनिक तौर पर था, वो पढ़ेंगे हम। और इसके बाद 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध चला, पहला विश्व युद्ध चला। इस युद्ध में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट डाला, ये भी हमें पढ़ना है। तो एक चैप्टर ये हो जाएगा आपका। और 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ में अधिवेशन होता है, कांग्रेस का भी मुस्लिम लीग का भी, और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। और यहीं पर नरम दल और गरम दल के नेता भी आपस में मिल गए थे। और 1916 में होम रूल लीग स्थापित किया जाएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग बनाई जाएगी, एक पार्टी बनाई जाएगी, अलग अलग पार्टी, दोनों के द्वारा अलग अलग पार्टी बनाई जाएगी, और वो पार्टी आंदोलन चलाएगी जिसे होम रूल आंदोलन कहेंगे। आयरलैंड से ये प्रेरित था, इसको हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हमें पढ़ना है, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है, इसी में पढ़ लेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे 1915 में गांधी जी आ चुके हैं, और 1915 से लेकर 1919 के बीच में 3 आंदोलन भी, 3 सत्याग्रह भी उन्होंने सफलतापूर्वक पास कर लिया है। उसको हम गांधीवादी चरण में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पढ़ना है। इसके जो क्लास नोट्स हैं वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस विद पिन कोड डालकर, अपना नंबर डालकर अपने घर पे ये पार्सल मंगवा सकते हैं। कंप्लीट प्राचीन भारत अगर आपको चाहिए तो 150 का है, कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास चाहिए तो 150 का है, 200 का है अगर मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, 200 का मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको मैं दे दूंगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी उसमें दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप अकेले अकेले मंगवाएंगे तो 25 रुपये पार्सल चार्ज इसका है, 25 रुपये पार्सल चार्ज इसका है भेजने का, 25 इसका है। अगर तीनों आप इकट्ठे मंगवाते हैं तो मात्र एक बार आपको पार्सल चार्ज देना पड़ेगा, तो ये देना पड़ेगा आपको 25 रुपये, ठीक है। 500 या 525 आपको देना पड़ेगा। और कंप्लीट बेहतरीन से बेहतरीन क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, इससे अच्छी तैयारी कहाँ हो पाएगी। और तुरंत चेक करने के लिए अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करके देखिए, फटाफट होंगे। यही तो अच्छा तरीका है पढ़ने का। तो बच्चों हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।